Hi friends, welcome you in the physics course. Myself Ankit. Today we will learn a very important series of PYQ 2021 JEE Mains Physics. So आपको पता है कि JEE Mains का एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज आ रहा है. So it is very important to practice a lot of problems so that you can easily crack your exam. थ्योरी को काफ़ी आपने पढ़ लिया, but it's time to practice as much as possible. You can do practice daily 50 questions. So I decided to prepare the previous year question for you people so that you can easily crack and get the understanding how to approach a problem. Clear? So let's start a discussion with first problem. In the given figure, a body of mass m is held between two massless spring. तो क्वेश्चन को देखिए, कभी भी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम आए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, देन डिसाइड हाउ टू अप्रोच. कि आपने क्या एक्सप्रेशन पढ़ा था, क्या कंसेप्ट पढ़ा था, फर्स्ट रीड द प्रॉब्लम थॉरोली. सो इन द गिवन फिगर अ बॉडी ऑफ मास हेल्ड बिटवीन टू मासलेस स्प्रिंग और स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन. द फ्री एंड्स ऑफ द स्प्रिंग्स आर अटैच्ड टू फार्म सपोर्ट. So this is the farm support. Clear? This is the free end. Why it is a free end? Because it is not attached to any mass. Clear? If each spring has a spring constant k is a spring constant, then we need to find the frequency of oscillation of given body. तो कंसेप्ट दो, देखने में क्वेश्चन क्या है, बहुत टफ लग रहा है, बट आप इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए कि यहाँ पर two springs are attached to a same mass, and you are seeing that the end of the two spring is attached to the same mass. It means what? These springs are connected in parallel. So parallel condition क्या होती है? When the end of the spring are attached to the same body. For example, यहाँ से मान लीजिए दो स्प्रिंग निकली, क्लियर, और ये एक बॉडी है, मास जिसका m है. Now you can see the end of the two springs are attached to the same body. It means these bodies are connected in parallel. But in series, what happened? The end of two springs are not connected to the same mass. देखिए इसका जो end है ये यहाँ connected है इस स्प्रिंग से, इसका एंड जो है, लास्ट एंड जो है, फाइनल एंड, वो इस मास से अटैच है. सो यू कैन सी द एंड इज नॉट कनेक्टेड टू द सेम बॉडी. इट मीन्स दीज टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज, बट हेयर बोथ एंड्स आर कनेक्टेड टू द सेम मास, सेम बॉडी. इट मीन्स दे आर कनेक्टेड इन द पैरेलल. क्लियर? सो वेरी सिंपल. आप क्या करेंगे? इफ टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन यू विल कैलकुलेट द के इफेक्टिव. के इफेक्टिव क्या होगा? K1 प्लस K2. जैसे आप रेजिस्टेंस पढ़ते थे तो यहाँ क्या होगा, देखिए कैपेसिटेंस में क्या होता था, अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में तो दो इनका इफेक्टिव क्या होता था? C1 प्लस C2. इन द सिमिलर वे के इफेक्टिव क्या होगा? K1 प्लस K2. स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का सेम है, K प्लस K क्या हो जाएगा? इट विल बी 2K. अब इसको क्या करेंगे? वी नो द एक्सप्रेशन कि मान लीजिए एक स्प्रिंग है एंड इट इज अटैच्ड टू सर्टेन मास, और स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है? के दिया है. तो आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? T इज इक्वल टू 2π√m/k. तो इसको भी आप सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली. क्लियर? सो वेरी इजीली यू कैन कन्वर्ट. कैसे करेंगे? देखिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसका इंक्लिनेशन दिया हुआ अल्फा, के इफेक्टिव क्या दिया है? 2K. सो वेरी इजी, ये कन्वर्ट हो गया सिंगल स्प्रिंग. मैंने इन दोनों का इफेक्टिव के निकाल लिया. आई कन्वर्ट इट इनटू द सिंगल सिस्टम. सिंगल स्प्रिंग इज अटैच्ड टू अ सिंगल मास. बन गई सिस्टम. एंड वी नो द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम इज 2π√m/k. एंड यू कैन सी द टाइम पीरियड, दिस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंक्लिनेशन. क्लियर? सो आप कितना भी इंक्लिनेशन कर दीजिए, अल्फा कर दीजिए, 2 अल्फा कर दीजिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इफ यू चेंज द के, then only the frequency time period will change. Clear? So the time period कितना आएगा? देखिए यहाँ से T is equal to 2π√m अपॉन क्या आएगा? इफेक्टिव के इफेक्टिव 2K. और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज जस्ट अपोजिट टू द
टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1/t। क्लियर? तो यहाँ से क्या आएगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/2π√2k/m। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, now let's move to the another problem. So just see this problem, first read it carefully. So in this figure, in the given figure, four identical resistor are given and two identical inductor having inductance L. इंडक्टर का सिंबल कैसे होता है? ऐसे होता है, कॉइलिंग शेप। किसी वायर को, स्ट्रेट वायर को आप कॉइल कर दीजिए, इट बिहेव्स एज अ इंडक्टर। क्लियर? ईएमएफ दिया हुआ बैटरी का 9 वोल्ट, द करेंट जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। वी नीड टू कैलकुलेट द करेंट जस्ट आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज्ड। जैसे ही आपने इस स्विच को क्लोज किया, एट दैट इंस्टेंट यू नीड टू कैलकुलेट द करेंट। तो क्वेश्चन कितना अच्छा है देखिए, अगर आपको कंसेप्ट पता है, इफ़ यू से, अगर आप मुझसे कहेंगे कि इंडक्टर का कंसेप्ट बता दीजिए कि स्विच को क्लोज करने से इंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, व्हाट इज इंडक्टर, व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन, व्हाट इज इट्स यूज, कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका काम क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू इफ यू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बट here I will tell you what happened as you close the switch. As soon as you close the switch, this inductor will behave as a infinite resistance. It will behave as a infinite resistance. It means current, जो भी current आ रहा है, it won't allow. At t is equal to 0, when you close the switch, as soon as you close the switch, this inductor will behave as a infinite resistance. Infinite resistance means I is equal to potential by R. Current will tend to 0. So in these two branches there will be no current will flow because inductor will behave as a infinite resistance. Inductor का काम क्या होता है कि current की rate of growth of current in an application उसको slowly बढ़ाना। Clear? इनिशियली करंट क्या बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम करंट आ रहा है, तो उसको तुरंत रोक देगा। दैट स्लोली इंडक्टर की वैल्यू कम होती जाती है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती जाती है। एज यू कैन सी इन योर फैन एकदम से तेज़ नहीं होता, धीमे धीमे फैन की स्पीड क्या होती है, तेज़ होती है, बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस। आई विल टेल यू इफ़ यू वांट दैट लेक्चर, आई विल टेल यू, बट इन दिस लेक्चर आई एम टेलिंग यू दिस प्रॉब्लम एज एट when switch is closed, this inductor will behave as a open circuit. It will behave as a open circuit and it won't allow any current to pass through it. So इतना सर्किट तो हमारे लिए बेकार हो गया। तो करंट कितना फ्लो होगा? At t is equal to 0, the current just after the switch is closed will be कितना होगा? इसको स्विच को क्लोज कर देंगे तो सर्किट क्या बनेगा? दिस इज माई सर्किट, दिस इज दी सर्किट। रेजिस्टेंस दिया हुआ R, 9 वोल्ट बैटरी दी हुई है, तो करंट क्या होगा? I इज इक्वल टू पोटेंशियल बाई R क्या है? 2R, और R की वैल्यू आपको दी हुई है, कितना दिया हुआ I की वैल्यू? दिस इज 9, कितना दिया? 2 ओम। तो I की वैल्यू कितनी आएगी? 9 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया? 2.25। दिस इज 2.25। क्लियर? किसी कोई डाउट? So right answer is option C. Clear? Let's move to the another problem. Just read this problem carefully. In this problem, the de Broglie wavelength of a proton and an alpha particle are equal. So you need to calculate what is the ratio of their velocity. So it is very very simple problem. The de Broglie is the scientist name. He given an expression like lambda is equal to h upon mb. So for lambda proton is equal to lambda alpha, h upon mb, mass of proton, velocity of proton is equal to h upon mass of alpha, velocity of alpha. h is h कैंसिल हो गया। as we know that, क्या जानते हैं हम लोग कि जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, इट इज़ व्हाट? 4 times the mass of proton. It means alpha particle is 4 times heavier than the mass of proton. So the velocity, the ratio of the velocity will be what?
मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ रहेगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी किसकी पूछ रहा है, प्रोटॉन टू अल्फा, तो प्रोटॉन अल्फा की रेशियो क्या आएगा, इट इज 4:1। क्लियर, कोई डाउट? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितना सिंपल प्रॉब्लम है, अगर आपको एक्सप्रेशन पता है, कंसेप्ट पता है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, यू कैन इजीली क्रैक। क्लियर, लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम. So let's see the another problem. So very interesting. In this question, a uniform thin bar of mass 6 kg. क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से. Then think the formula or concept you read. So क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म थिन बार ऑफ मास 6 kg एंड इट्स लेंथ. थिन बार मतलब एक बार है, ये थिन बार था जिसकी लेंथ दी हुई है 2.4 मीटर और इसका मास कितना दिया हुआ है 6 kg. Clear, this is the thin bar. Clear. Now we bend this thin bar having length 2.4 meter in what shape, hexagonal. Hexagonal shape में हमने इसको bend कर दिया. Net what happened is bent to make an equilateral hexagon. I will tell you what is the meaning of equilateral hexagon. Passing, we need to calculate the moment of inertia of the equilateral hexagon about what axis, passing through the center of mass and perpendicular to the plane of hexagon. So हमने इस वायर को हेक्सागन में क्या कर दिया, we make. Clear, this is the, तो अब मुझे अच्छी बताइए, this is a single wire and we bent it into the hexagon shape. तो डिफरेंट यूनिट का, हेक्सागन मतलब 6 साइड, तो हर एक साइड का फॉर एवरी साइड कितना लेंथ होगा, L/6. मास क्या होगा हर एक साइड का, हर एक यूनिफॉर्मली छोटे छोटे बार का मास कितना होगा, M/6. वेरी इजी. सो देखिए मैंने आपको बताया था इन द चैप्टर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो, आई टेल यू द कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. व्हाट इज इट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेल यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. जब वायर आपका थिन बार ऐसे था स्ट्रेट, तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग था. व्हेन यू बैंड इट इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल हेक्सागन, देन द डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस. नाउ इफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल आल्सो चेंजेस. आपको क्या निकालना है, यू नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द इक्विलेटरल हेक्सागन एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हेक्सागन. यानी कि आपको निकालना है, यू नीड टू फाइंड द अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो वेरी इजी. सिंस सिमेट्री दिख रही है आपको, ईच स्मॉल सेगमेंट मतलब छोटे छोटे ये आपको साइड दिख रही हैं, ऑल आर सेम, ऑल आर सिमिलर, ऑल हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर से सभी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या है. देखिए ये इधर जो भी मास है, देखिए आप ध्यान से, यहाँ जो मास है इस वाली साइड पर, इस वाले बार पर देखिए सभी जगह क्या है, मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम. इट मीन्स व्हाट, अगर आपने किसी एक सिंगल बार का, एक छोटे से बार का अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, तो अगर आपको पूरे का निकालना हो, इफ़ यू नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस हेक्सागोनल, आपको ये निकालना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, the axis which is perpendicular to the plane of hexagon and it is passing through the center of mass. तो C क्या है हमारा, सेंटर ऑफ मास. तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दैट इज I, which is equal to the 6 times the मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल सेगमेंट. क्लियर. तो अगर आपको इतनी छोटी सी साइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है सेंटर के अबाउट, देन यू विल मल्टीप्लाई बाई 6. Then you can easily calculate the whole complete moment of inertia, that is moment of inertia about the axis that is perpendicular to the plane. Clear? तो आपको इतना भी समझ आना चाहिए कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इन सभी साइड्स की वजह से होगा. एक साइड का निकालिए, 6 का मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट द कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्लियर. सो वेरी इजी प्रॉब्लम. और इक्विलेटरल क्यों बोलेंगे, देखिए व्हेन आप देखिए सेंटर से अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूँगा,
this side is equal to this side is equal to this side. All the three sides are equal, so it is a equilateral hexagon. हर जगह क्या होगा, देखिए इक्वल होगा, यहाँ भी इक्वल होगा, यहाँ भी इक्वल होगा और यहाँ भी इक्वल होगा. देख रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है. सो दिस इज नोन एज, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इक्विलेटरल हेक्सागोनल. क्लियर. नाउ सी, अगर इक्विलेटरल हेक्सागोनल है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरी एंगल क्या होगा, 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, यहाँ भी 60 का होगा. सेंटर से अगर आप देखें, आप ध्यान से देखिए, मैं खाली इतनी यूनिट को देख रहा हूँ. आई एम लुकिंग दिस मच, दिस यूनिट ओनली, दिस साइड ओनली, दिस बार. इसका मास क्या है, m/6, लेंथ क्या है, l/6. तो अगर मान लीजिए इस छोटी सी यूनिट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैंने निकाल लिया I डैश, अगर मेरे को I डैश मिल गया तो इट इज़ वेरी वेरी इजी. तो I डैश बेसिकली मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इस वाले बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा अबाउट दिस एक्सिस. दिस एक्सिस मतलब दिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हेक्सागन. तो देखिए अगर मुझे इसका निकालना है, देन आई नीड टू यूज़ व्हाट थ्योरम, विच थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो इसी के पैरेलल क्या करूँगा मैं, इसी के पैरेलल आई विल कैलकुलेट फर्स्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज पासिंग थ्रू द इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस मास टाइम द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास. ये थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर आपने नहीं पढ़ा प्लीज़ रेफर टू माई लेक्चर, जहाँ मैंने आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पूरा पढ़ा है. क्लियर. तो यहाँ अगर मुझे I डैश निकालना, I डैश क्या होगा, व्हाट, देखिए दिस इज 30 डिग्री हो गया, दिस इज l/6, l/6 ये कंप्लीट लेंथ है. इसको मान लीजिए दिस इज A, दिस इज B, दिस इज O, इसको मान लीजिए Q. तो AQ क्या होगा, l/12. आपको क्या निकालना है, OQ निकालना है. इन ऑर्डर टू अप्लाई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन ऑर्डर टू अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम यू नीड टू कैलकुलेट द OQ. OQ क्या होगा, देखिए tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 30 निकालिए, tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है, QA क्या है, l/12 डिवाइड बाई बेस. बेस क्या है, देखिए ये 90 का एंगल, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज बेस. तो बेस क्या हो गया, OQ. क्लियर. तो यहाँ OQ कितना आएगा बच्चों, l/12. और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ 1/√3, 1/√3. सो OQ की वैल्यू निकल गई. क्लियर. किसी कोई डाउट, इज देयर एनीबडी एल्स हु इज हैविंग एनी डाउट. tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वेरी इजी. AQ पता है, l/12, OQ. You can easily calculate what is the value of OQ. क्लियर. देखिए tan 30 की वैल्यू किसी को नहीं पता तो वेरी शेमफुल, बट आपको पता होना चाहिए. tan 30 क्या होता है, sin 30 अपॉन cos 30. sin 30 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 30 होती है √3/2. तो कैंसिल आउट, tan 30 क्या होगा, 1/√3. तो यहाँ से OQ मिल गया. OQ मिल गया, देन यू कैन ईजिली कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस दैट इज I डैश. क्या होगा, I डैश इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस इज दिस रेक्टेंगुलर बार, और वी कैन से दैट यूनिफॉर्म थिन बार. इसके सेंटर से मास कितना होगा, देखिए मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेट वायर है या फिर स्ट्रेट सिलेंड्रिकल रॉड है, इसकी लेंथ L है, तो सेंटर पे मास कितने, सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, I = ml²/12. थिन बार क्या बताया था, ml²/12. तो हेयर L क्या होता था, लेंथ ऑफ बार. तो यहाँ लेंथ कितना है, l/6, ml²/12. क्लियर. प्लस इसका मास, अब मास m थोड़ा ना होगा, m/6. क्लियर. प्लस इसका मास मल्टीप्लाई द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस. तो कितना डिस्टेंस है, OQ. कितना डिस्टेंस आपने निकाला, l/12 मल्टीप्लाई 1/√3. इसका स्क्वायर खोल लेंगे, I डैश मिल गया. I डैश जैसे ही आपको पता चलेगा
when you calculate the I dash, you will multiply this I dash with 6 because there is symmetry. So you can easily calculate the complete moment of inertia. आपको सब सारा वैल्यू पता है, लेंथ पता है, क्लियर, एल की वैल्यू पता है आपको, मास पता है. You can easily calculate this problem. Try by your own. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Very easy problem. किसी स्ट्रेट वायर को अपना हेक्सागोनल शेप दे दी, अब उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए. किसके अबाउट? उसी हेक्सागोनल के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस जो उसके परपेंडिकुलर है प्लेन के, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 2 पैरेलल एक्सिस. मैंने क्या किया, मुझे सेंटर के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई नो दिस इज द थिन बार, क्लियर. मुझे इसके सेंटर के अबाउट, दिस इज अ सेंटर, इसके सेंटर के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, डेट इज ml²/12. तो एक्सिस क्या होगी, वो एक्सिस ऐसी तो होगी. इस सेंटर के अबाउट निकालना है, तो इस सेंटर के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए पहले, प्लस मास टाइम द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एक्सिस. दिस इज द parallel axis theorem. So if you understand the concept of parallel axis theorem, this is a very easy problem you can easily crack. Clear? I will tell you the answer. Correct answer is, इसका जो आएगा I की वैल्यू आएगी 8 × 10⁻⁻1 kg meter square. So please try by your own. It is very easy problem and very important problem. इस तरीके की प्रॉब्लम आपकी काफ़ी एग्जाम में आने वाली है. आने वाले एग्जाम में कंफर्म है कि इस तरह की प्रॉब्लम ज़रूर आएगी. डिजिट चेंज कर देगा बट द कंसेप्ट विल रिमेन सेम. क्लियर? सो रीड दिस प्रॉब्लम फर्स्ट. सो इन दिस प्रॉब्लम इट इज आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ ट्रैवलिंग वेव. तो देखिए ट्रैवलिंग वेव का कंसेप्ट आपको अगर नहीं पता प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, बट इट इज़ वेरी इजी. देखिए इक्वेशन ट्रैवलिंग वेव है, उसका एक ईजीली कंसेप्ट ये है कि ट्रैवलिंग वेव में कभी भी याद रखना, यू विल नॉट फाइंड एनी नॉन लीनियर फंक्शन. आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं मिलेगा. क्लियर? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रैवलिंग वेव. और आपको कुछ ना कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेगी, y = a sin x ± vt, x ± vt. दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव. इससे कंपेयर करिए, अगर आपको कहीं भी ऐसी इक्वेशन मिल रही है, देन दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव. इन दिस इक्वेशन देयर इज नो नॉन लीनियर फंक्शन. क्लियर? सो y इज द फंक्शन ऑफ, ये जो y है, y इज द फंक्शन ऑफ x, t, एंड दिस y शुड बी लीनियर. इट शुड बी द फंक्शन ऑफ x एंड t इन द लीनियर फॉर्म. लीनियर फॉर्म मतलब क्या, x ± vt. ऐसा ना हो x² ± vt², या फिर यहाँ कुछ आपको एक्सपोनेंशियल दे दे e⁻x². देख रहे हैं यहाँ पर देखिए e⁻x दे दिया. इट इज़ नॉट अ ट्रैवलिंग वेव. ठीक है? सो यू शुड अंडरस्टैंड, फॉर ट्रैवलिंग वेव y शुड बी द लीनियर फंक्शन ऑफ x एंड t. क्लियर? एंड देयर मस्ट एग्जिस्ट x ± vt फॉर्म इन साइन. क्लियर? समझ आ गया? अगर इस तरीके का कहीं भी आपको दिख रहा है, आंख बंद करके ऐसा ऑप्शन पर ऐड कर दीजिए. तो ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको, वेयर? देखिए ऑप्शन क्या है, बी. क्लियर? बहुत आसान प्रॉब्लम थी, इजीली क्रैक. ओके, नेक्स्ट मूव टू द अनदर प्रॉब्लम. सो रीड द नेक्स्ट प्रॉब्लम. So in this question, when a particle execute SHM, simple harmonic motion, what is the nature of graphical representation of velocity as a function of displacement? Means क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर मैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करूँगा, इफ़ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन व्हाट इज द नेचर? क्लियर? सो प्लीज सी, एज वी नो डैट x इज इक्वल टू क्या होता है, a sin ω t. इफ आई कंसिडर इनिशियल फेज टू बी 0, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन. इफ यू डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, इसको डिफ्रेंशिएट करिए फर्स्ट टाइम, तो क्या होगा, dx/dt.
ए साइन यानी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, वेलोसिटी क्या हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा, इक्वेशन 2। क्लियर बच्चों? किसी इज एनी डाउट? बहुत आसान प्रॉब्लम है, आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ, नेचर मतलब कैसा होगा, स्ट्रेट होगा, सर्कुलर होगा, इलिप्टिकल होगा, कैसा नेचर होगा। अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को अगर आप ड्रॉ करोगे, अगर पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है कैसा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके लिए अगर आप ड्रॉ करोगे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, देन इसका नेचर कैसा होगा, स्ट्रेट होगा, सर्कुलर होगा, इलिप्टिकल होगा। टेल मी व्हाट। वीडियो को पॉज करिए, अगर इफ यू नो द आंसर प्लीज ट्राई टू फाइंड, आई एम गिविंग यू द प्रूफ। v देखिए यहाँ से x अपॉन क्या आ जाएगा, x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। क्वेश्चन 3, वेलोसिटी से क्या आ जाएगा, v अपॉन ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, दिस इज इक्वेशन 4। ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करिए ऐड करिए, देन यू विल गेट x अपॉन ए का स्क्वायर एंड v अपॉन ए ओमेगा का स्क्वायर। इधर क्या आएगा, देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा 1। तो इक्वेशन क्या बन गई, देखिए ये क्या हो गया, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कैसी किसकी इक्वेशन थी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ए और बी क्या होगा यहाँ पर, ए की वैल्यू क्या होगी ए, बी की वैल्यू क्या होगी ए ओमेगा। सो अगर आप ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी और एक्स को तो कैसा नेचर मिलेगा आपको, इलिप्टिकल। इसलिए ये आपको पता भी होगा अगर आपने पढ़ा है तो नेचर क्या होगा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का कैसा नेचर होगा, अगर आप ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ को, द नेचर विल बी इलिप्टिकल। क्लियर? इज देयर एनी डाउट? ओके, सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है तो ही कैन ईजिली गिव द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। जस्ट टेल मी द गैस एक्सर्ट अ प्रेशर। मैंने आपको बताया था ये चीज़ जब मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स का हल्का हल्का इंट्रोडक्शन दिया था। द गैस एक्सर्ट अ प्रेशर, मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था। देन आई टेल यू दिस आंसर, हाउ द गैस एक्सर्ट अ प्रेशर। दिस इज दी, लेट अस सपोज दिस इज अ कंटेनर और यहाँ कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर? एंड एवरी मॉलिक्यूल इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, जिग जैग मैनर में ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं। क्लियर? दिस इज द वॉल ऑफ कंटेनर, ये वॉल है, वॉल। when these molecules collide with the wall of container or they themselves collide, then what happen। देखिए ये मान लीजिए वॉल है, एक मॉलिक्यूल इससे कोलाइड करा, मान लीजिए v वेलोसिटी से कोलाइड करा एंड v वेलोसिटी से क्या हुआ, वापस आएगा। आई विल टेल यू वाई। तो मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, mv माइनस mv क्या होगा, मोमेंटम चेंज, डेल्टा पी क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फाइनल क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल देखिए डायरेक्शन नेगेटिव है, माइनस वी, इनिशियल क्या होगा mv, तो चेंज कितना -2mv। नेगेटिव साइन जस्ट शोज द डायरेक्शन, कितना चेंज आ रहा है मैग्नीट्यूड में 2mv। mv मोमेंटम से, इनिशियल मोमेंटम क्या था mv। क्लियर? कितना फाइनल कितना हो गया, तो कितना चेंज आया, -2mv का। सोचो, सो देर इज अ इंक्रीमेंट इन द चेंज इन मोमेंटम एज इट कोलाइड। mv मोमेंटम से जा रहा था, चेंज कितना आया इसमें 2mv का। तो देखिए आप मोमेंटम इंक्रीज कर गया। इफ मोमेंटम इंक्रीज, तो एज वी नो डैट f इज प्रोपोर्शनल टू द dp/dt फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड। तो जितना ज़्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा, जितना ज़्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, फोर्स होगा। और जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा मॉलिक्यूल ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। क्लियर? और इन द कंटेनर। समझ आ गया? सो वेरी इजी प्रॉब्लम। पहला आंसर
suffer change in momentum when impinge मतलब collide on the wall of container. This is right. I will tell you why other options are not right. Clear? Just try to understand. क्या कह रहा है अगला थर्ड वाला देखिए, continuously lose its energy till it reaches the wall. देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है? कोलिजन कैसे होते हैं? इलास्टिक कोलिजन. काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है बेटा कि कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन होते हैं. सो इन द इलास्टिक कोलिजन व्हाट हैपन? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो चेंज इन द व्हाट, देयर इज नो एनर्जी लॉस. एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. क्लियर? देयर इज एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड बिकॉज वी एज्यूम इन व्हाट, इन काइनेटिक थ्योरी इलास्टिक कोलिजन मानते हैं, तो एनर्जी तो कभी लॉस हो ही नहीं सकती. अगला देखिए, आर अट्रैक्टेड बाय द वॉल्स. अट्रैक्टेड नहीं होंगे बिकॉज व्हाट वी अंडरस्टैंड, इनका खुद का वी एज्यूम दे आर द फ्री मॉलिक्यूल्स, दे आर आइडियल वन. हम इनको क्या मानते हैं? दीज मॉलिक्यूल बिहेव एज आइडियली. आइडियल गैस को फॉलो करते हैं. आइडियल गैस में क्या होता है? देर इज नो अट्रैक्शन एंड द मॉलिक्यूल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल. ये आपको पता होगा वन डर वाल इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन की अजम्पशन क्या थी? वी एज्यूम हेयर. तो ये भी गलत है. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. कंटिन्यूसली स्टिक टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर. अगर ये स्टिक कर गया तो जस्ट अंडरस्टैंड, तो क्या ये कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा? बताइए, नहीं करेगा ना. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. क्लियर? किसी कोई डाउट? इज देयर एनी पर्सन हैविंग डाउट? यू कैन आस्क मी. If anybody is having doubt, you can ask me in the comment section. I am happy to explain you. If you do not understand any problem, any doubt if you have, you can ask me in the comment section, because it is a very very important problem which I discussed today. It will help you to understand the concept and help you to approach. जब कोई नई प्रॉब्लम आपके पास आएगी, then how to approach. क्वेश्चन को 10 बार रीड मत करिए, 2 बार अच्छे से रीड करिए. पेन चलना चाहिए एंड यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप. एंड पेन चलना चाहिए. ये नहीं कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने पे सोच रहे हो. पहले क्वेश्चन को 2-4 बार रीड करो. यू कैन ईजिली क्रैक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. फिगर आउट करिए कि मैंने ये कंसेप्ट कहाँ पढ़ा था. कंसेप्ट अगर आपने अच्छे समझा है, यू कैन ईजिली क्रैक एनी प्रॉब्लम. अब बताइए इस क्वेश्चन में कहाँ तक, इस क्वेश्चन इन दिस प्रॉब्लम, just tell me in this problem what I did. I apply the concept कि I know that how momentum change and how force is related to the momentum change and how force is related to the pressure. I know this. I know the assumption of kinetic theory of gas. On the basis of assumption, options B, C, D are wrong. तो बचा क्या? A is right. Clear? If you have any doubt, feel free to ask me, contact me, call me. I am ready to help you. Thanks a lot. Thanks a lot.